जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं क्योंकि कल एक भी वीडियो नहीं आ पाई, जिसका मुख्य कारण था कि तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी और आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो आज हम शुरू करते हैं बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का हिस्ट्री का एक विषय जो कि 20वीं सेंचुरी से संबंधित है। यहाँ पे मैं इतिहास की आपके बुक की प्रथम यूनिट फर्स्ट यूनिट पूरी की पूरी आज समझाने की कोशिश करता हूँ और मेरा ये वादा है कि ये यूनिट होने के बाद आपको सभी क्वेश्चन आते होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पहली यूनिट का नाम है पूंजीवादी औद्योगिकरण। हमें इन शब्दों को समझना है कि इन शब्दों में क्या छुपा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूंजीवाद का अर्थ क्या होता है। पूंजीवाद का अर्थ होता है, पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज के संसाधन, जो समाज में जो भी संसाधन है उस पे एक पूंजीपतियों का ही अधिकार होता है। जैसे समाज में जो संसाधन है, जैसे श्रम है, पूंजी है, भूमि है, उद्यम है। बेसिकली ये इकोनॉमिक्स का शब्द है। पूंजीवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज में जितने भी संसाधन हैं वो अमीरों के हाथ में होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो भी कार्य किए जाते हैं वो अमीरों के फ़ायदे के लिए किए जाते हैं, या जो भी कानून बनाए जाते हैं अमीरों के द्वारा बनाए जाते हैं और अमीरों के फ़ायदे के लिए किए जाते हैं। शायद आपको आवाज़ अभी क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरा अभी भी गला काफ़ी ख़राब है और मैं 4-5 बार नमक के गरारे सुबह से अभी तक कर चुका हूँ ताकि जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आ सकूँ। तो अब हम बात करते हैं पूंजीवादी की। पूंजीवादी का अर्थ आपको समझ में आ गया है। पूंजीवादी एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी सोच है जिसमें समाज में ज़्यादातर जो संसाधन है वो अमीरों के पास माने जाते हैं। समाज में जो संपत्ति का अधिकार होता है वो पूंजीपतियों के पास होता है। यहाँ पे जो निजी संपत्ति है वो भी अमीरों के पास होती है और इन्हीं निजी संपत्तियों के लोगों को स्वामी तथा मालिक के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ पूंजीवादी विचारधारा के अनुसार उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का ही अधिकार है। जी हाँ, समाज में जो उत्पादन के साधन हैं जैसे श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यम, इनके ऊपर पूंजीपतियों का, अमीर लोगों का ही अधिकार होगा। पूंजीवादी विचारधारा का मानना है कि भूमि, कारखाने, कच्चे माल के ऊपर भी अमीर व्यक्तियों का अधिकार है। भाई भूमि, कारखाने, कच्चा माल ये सभी तो संसाधन हैं, उत्पादन के संसाधन है। कोई भी वस्तु का निर्माण किया जाएगा तो वो इन्हीं के द्वारा ही तो किया जाएगा, तो इनके ऊपर ही पूंजीपतियों का अधिकार है। इसी के साथ साथ पूंजीवादी विचारधारा का मानना है कि उनको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होनी चाहिए। इसलिए अमीर व्यक्ति तभी अमीर होगा जब वो अधिक से अधिक लाभ अर्जित करेगा। इसीलिए इनका मुख्य उद्देश्य लाभ को अर्जित करना है और अधिक से अधिक पैसों या रुपयों को कमाना है। अगर मैं पूंजीवादी विचारधारा को थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मैं पाता हूँ कि ये अपने लाभ को अर्जित करने के लिए सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार के कानूनों का निर्माण करते हैं। अब ये बताता हूँ ये कैसे करेंगे। सामाजिक कानून की अगर हम बात करते हैं तो पूंजीपति लोग अपने फायदे के लिए ऐसे आर्थिक कानूनों को बनाते हैं, जैसे कार्य करने के घंटे। पुराने टाइम में क्या होता था, अगर मैं 200-250 साल पीछे जाता हूँ तो जो अमीर व्यक्ति होते थे, जिनके बड़े बड़े कारखाने होते थे, वही व्यक्ति क्या करते थे कि जो मजदूर कार्य करता है, कार्य करने के अनुसार ही उनको वेतन दिया जाता था, अर्थात कार्य करने के घंटों के अनुसार। उस टाइम पे 14-14 घंटे, 16-16 घंटे काम करवाया जाता था मजदूरों से फैक्ट्रियों में और उनको चंद रुपए दिए जाते थे। इसीलिए कार्य करने के घंटे कौन निर्धारित करता था? पूंजीपति। इसी के साथ साथ पूंजीपति ही मजदूरी अनुसार वेतन प्रदान करते थे। उनका मानना था जो जितना काम करेगा उनको उतना ही वेतन दिया जाएगा। जैसे सपोज करो अगर एक छोटे से उद्योग में कोई अगर जूता बनाता है तो जूते बनाने में 4
अगर व्यक्ति शामिल है, भाई एक व्यक्ति वो है जो उसकी कटिंग करता है जूते की, दूसरा व्यक्ति वो है जो उसकी सिलाई करता है, तीसरा व्यक्ति वो है जो उसकी पेस्टिंग करता है, चौथा व्यक्ति वो है जो भाई कच्चे माल को लेके के आता है और उसकी फिनिशिंग करता है। मान लो ये एक जूता एक मालिक को 250 रुपीज़ का पड़ता है, लेकिन जब वही जूता शोरूम में जाता है तो 1000 रुपये का हो जाता है। अर्थात ये 750 रुपये किसकी जेब में गए? शोरूम के ओनर की जेब में, या फिर जिसने वो कंपनी में जूता बनाया है, मतलब अमीर व्यक्ति जो पहले से पूंजीपति है उसके पास। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो लाभ हो रहा था ना, उस लाभ का फ़ायदा मजदूरों को नहीं दिया जाता था, इनको सिर्फ मजदूरी के अनुसार वेतन दिया जाता था। इसके साथ ही साथ है अंतिम निर्णय इन्हीं का ही होता था। समाज में जो भी अंतिम निर्णय होता था, जैसे कौन सी फैक्ट्री, कौन सी कारखाने को बंद करना है, कौन से को खोलना है, किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितनी उत्पादन करना है, ये सभी का सभी निर्णय ये पूंजीपति लोग ही लेते थे। अगर इनके सामाजिक जीवन की बात करूं तो पूंजीपति लोगों ने अपने एक जीवन स्तर को कुछ अलग ही कन्वर्ट कर दिया था। जैसे आप सभी ने एक हॉलीवुड मूवी को देखा होगा जिसका नाम था टाइटैनिक। उसमें जो शिप होती है उसमें अमीर वर्गों का एक अलग से जगह होती है और जो लेबर क्लास होती है अलग से जगह। तो अमीर लोगों का पहनावा, उनका खान पान, उनकी बातचीत, उनका बोलने का स्टाइल एक अलग हो जाता था, और गरीब लोगों का उनका खान पान, उनका बोलने का स्टाइल वो कुछ अलग हो जाता था। तो समाज में पूंजीपतियों ने अपने सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के लिए उसी हिसाब से कानूनों में परिवर्तन करा। अब हम बात करते हैं, हमें ये पता हो गया भाई पूंजीवादी क्या है। पूंजीवादी एक ऐसी विचारधारा है जिसमें संसाधनों के स्वामित्व पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं, श्रम पूंजी भूमि उद्यम। अब बात करते हैं औद्योगिकरण क्या है। औद्योगिकरण का अर्थ होता है तकनीक में परिवर्तन करके। किसी भी तकनीक में जब हम परिवर्तन करते हैं, उस परिवर्तन का अगर अच्छा इफेक्ट आता है तो वो औद्योगिकरण के रूप में प्रकट किया जाता है। विभिन्न इतिहासकारों ने इसकी विभिन्न परिभाषा को बताया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औद्योगिकरण तकनीक में परिवर्तन के द्वारा ही सामने आया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब कृषि का विकास हुआ, अर्थात पहले जो कृषि होती थी वो अस्थायी होती थी, लेकिन अब एक जगह कृषि करने से अब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल आना शुरू हो गया। कुछ का मानना है कि कृषि में विकास करने के बाद औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल को प्राप्त किया जा सकता था, उसके बाद औद्योगिकरण आया। कुछ का मानना था कि मशीनों द्वारा उत्पादन किया जाना। जी हाँ, ये सभी औद्योगिकरण का ही एक रूप है। भाई तकनीक में परिवर्तन कैसे होगा? तकनीक में परिवर्तन तो तभी हो पाएगा जब मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, मशीनों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा, और ये तभी संभव है जब भिन्न प्रकार की मशीनों का आविष्कार किया जाएगा। आविष्कार में वृद्धि, जब हम यूरोप में इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की बात करते तो उस टाइम पे 500 से 700 ऐसे आविष्कार हुए थे जिसने मानव के जीवन को अचानक से परिवर्तन कर दिया था। इसी के साथ साथ है विज्ञान द्वारा उत्पादन। यहाँ पे विज्ञान द्वारा उत्पादन का अर्थ है कि जो भी उत्पादन किया जाए वो साइंस के द्वारा, अर्थात मशीनों के द्वारा, तकनीक के द्वारा एक सिस्टमैटिक रूप से उत्पादन किया जाए। तो अब आपको पता हो गया कि पूंजीवादी क्या होता है और औद्योगिकरण क्या होता है। औद्योगिकरण का अर्थ है कि वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना, वो भी मशीनों के द्वारा या फिर तकनीक में परिवर्तन के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना या किसी आविष्कारों में वृद्धि करना। तो अब ये आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया है। इसमें मैं आपको पूरी यूनिट ही समझाऊंगा। अभी 1 से 2 बार अगर आप ये वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरी यूनिट समझ में आ जाएगी। इसके बाद इसमें यह बोला गया है कि पूंजीवादी औद्योगिकरण के चरण क्या है। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जैसे मनुष्य के अंदर कुछ एक
स्टेजेज होते हैं, जैसे भ्रूण अवस्था होगी, बाल अवस्था है, यौवन अवस्था है, वृद्ध अवस्था है। एक व्यक्ति की अगर उम्र भाई 100 साल मान लो, तो 0 से 5 साल की अवस्था को कुछ और बोलते हैं, 5 से 12 साल की अवस्था को कुछ और बोलते हैं, 12 से 18 साल की अवस्था को कुछ और बोला जाता है, 18 से 25 या फिर 30 साल की अवस्था को कुछ और। तो इसी प्रकार से ये बताने की कोशिश की गई है कि जो पूंजीवादी उद्योगीकरण हुआ है ना, इनकी अवस्थाओं का उल्लेख करना है, इनकी अवस्थाओं के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। सबसे पहले 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में लगभग इन 300 सालों में पूंजीवादी उद्योगीकरण का प्रथम चरण माना जाता है। इसी को ही दूसरे नामों से वाणिज्यिक पूंजीवादी नाम दिया गया है। इसमें क्या था, ये एक ऐसा समय था जब विश्व की अनेकों कंट्री समुंदर के रास्ते दूसरे लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती थी। जैसे 15 से 18वीं शताब्दी की यहाँ पे बात की गई है, तो आपको याद होगा सन 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए सन 1498 में। क्यों? क्योंकि वो समुंदर के रास्ते उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, व्यापार करने के लिए इन्होंने समुंदर की यात्रा करना शुरू कर दी। उसके बाद भारत में नीदरलैंड तथा डच वाले आए, उसके बाद इंग्लैंड आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच ऐसा समय था जब विश्व के ज़्यादातर सभ्यताओं ने समुद्र की यात्रा शुरू कर दी थी और नए नए मुल्कों को खोजने की कोशिश की ताकि दूसरे मुल्कों के साथ व्यापार को बढ़ाया जा सके। इसी बीच इन पूरे विश्व के व्यापार पे इन्हीं 5 मुल्कों का व्यापार पर अधिकार था। भाई हमें पता है कि 1498 में जब पुर्तगाली भारत में आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद सन 1600 में अंग्रेज आए, तो उस टाइम पे इन्हीं 4-5 कंपनियों का ही, इन्हीं 4-5 मुल्कों का ही विश्व के व्यापार के ऊपर अधिकार था। क्योंकि सबसे पहले पुर्तगालियों ने, इंग्लैंड वालों ने ही सबसे पहले समुंदर की यात्रा करने का शुरू कर दिया था। इसी को ही हम फर्स्ट स्टेज के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की। भाई पूंजीवादी औद्योगिकरण का जो दूसरा स्टेज आया है ना, दूसरा जो चरण आया है, वो 19वीं शताब्दी में है। 19वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं तो 1801 से लेके 1899 जो ईयर है उसकी बात करते हैं कि भाई सन 1801 से 1899 का जो समय है वो 19वीं शताब्दी था। आपको पूर्ण रूप से ज्ञात होगा कि भाई 1801 से लेकर 1899 के समय में इन 5 मुल्कों ने अपने व्यापार को और ज़्यादा विकसित कर लिया। भाई शुरू में तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। इस उदाहरण को अगर आप माइंड में रखोगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरह ये सारे स्टेजेस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, जैसे ही 1801 से 1899 का समय आ जाता है, इसी बीच इन कंपनियों ने क्या करा, उन मुल्कों के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया। अब पूर्ण रूप से व्यापार को और उस मुल्क के राजनीतिक क्षेत्र को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। इसी बीच में आपको याद होगा कि भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। क्यों? और उसी टाइम पे ये सेकंड चरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी टाइम पे स्टीम इंजन का, कपड़ों का, मशीनों का, कृषि का, इनके आविष्कार हुए। भाई अंग्रेज भारत में जब आए तो वो सिर्फ मसालों के व्यापार के लिए आए, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती गई, तो अब उनको कच्चे माल की आवश्यकता हुई। इसके लिए उन्होंने अपने औपनिवेशी, जहाँ पे उन्होंने अधिकार किया हुआ है, वहाँ से ज़्यादा लूटने की कोशिश करी। आपको याद होगा कि 1857 जो रेवोल्यूशन हुआ था,
भारत में 1853 में बॉम्बे से थाने पहली बार रेल चलाई गई थी। जी हाँ, इसीलिए उस टाइम रेलवे की भी शुरुआत हो गई थी 1853, और यहाँ 1801 से 1899 के बीच की बात की गई है। इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि जो सेकंड स्टेज है ना, उसमें नए नए आविष्कार हुए, यातायात के नए साधन आए, जैसे रेलवे है, कोयला है, लोहा खनन है। इससे पूंजीवादी जो विचारधारा थी वो और ज़्यादा फूली फली और इनको और ज़्यादा मुनाफा होना शुरू हो गया। अब इन्होंने समाज में अपने पैरों को और अधिक फैलाने की कोशिश कर दी। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड फेज की। जब हम बात करते हैं तो 1901 से लेके 1999 का समय है। ये ऐसा समय है जो कि 20वीं सेंचुरी थी, 20वीं सेंचुरी को ही थर्ड फेज के नाम से जाना जाता है। 20वीं सेंचुरी में क्या था, पूरे इन्हीं व्यापारियों ने, मतलब इन्हीं पूंजीवादियों ने ही, पूंजीवादी मुल्कों ने पूरे व्यापार पे एकाधिकारी कर लिया। भाई, एकाधिकारी का अर्थ होता है कि पूरे व्यापार पे सिर्फ इन्हीं की वस्तुएं मिलेगी। जो भी मार्केट है, मार्केट में अमीर वस्तुओं की चीज़ें ही मिलेगी, गरीब मुल्कों की कोई वस्तु नहीं मिलेगी। इसीलिए 19वीं शताब्दी जब ख़त्म हुई तो 20वीं शताब्दी शुरू होने के समय पे इन्होंने व्यापार पे अधिकार कर लिया और पूर्ण रूप से अपने साम्राज्य को और अधिक फैलाने की कोशिश करी। अगर मैं 20वीं सदी की बात करता हूँ तो ये वो समय था जब इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए भारत में रिलीजन के आधार पे भारत को अलग करने की कोशिश शुरू कर दी गई थी। जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1909 में मालो-मिंटो सुधार। तो हम अगर इस आधार पे जानते हैं कि तीसरे चरण में आते आते इन्होंने पूरे व्यापार पे अधिकार कर लिया था। इनमें से अगर आप आधे भी पॉइंट लिख के आते हो ना अपने शब्दों में, आप कुछ भी उतार के आओ, बस शर्त ये है कि आपको अपने उत्तर को रिलेट करना है बस। इसमें क्या था, फिर इसके बाद आया फोर्थ चरण, अंतिम चरण। ये अंतिम चरण उस टाइम का है भाई, साम्राज्यवाद भी तो हुआ था भाई थर्ड चरण में। इसीलिए 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो साम्राज्यवाद का अंत होना शुरू हो गया था। मतलब साम्राज्यवाद का अर्थ होता है जब एक देश अपने फायदे के लिए दूसरे देश की भूमि पर उसके आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से किसी का शोषण करता है, दूसरे देशों का। इसके साथ ही साथ क्या है, फोर्थ चरण। अगर आपको साम्राज्यवाद नहीं समझ में आया तो एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपका एक मकान है और आप ये सोचते हो भाई आपका 100 गज का एक अगर घर है, तो आप ये सोचते हो यार मेरा घर थोड़ा और बड़ा होना वो चाहिए। तो आपने साथ में एक और घर है 50 गज का, और वो बेचारा एक आदमी है, मतलब सूखा सा आदमी है, उसमें कुछ हिम्मत तो नहीं है। तो आपने उसको मार पीट के उसके अपने घर को तोड़ के उसके घर को भी अपने अंदर मिला लिया। तो ये साम्राज्यवाद की एक निशानी होती है। अपने साम्राज्य में वृद्धि करना ही साम्राज्यवाद है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो, पहली बार शौर्य क्लासेस की वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि आपकी कमेंट के द्वारा आपके होने की मौजूदगी, कि हाँ भाई आप चैनल पे आए थे, होने की मौजूदगी हमें मिल जाएगी। इसी के साथ साथ जो फोर्थ जो चरण है उसमें ये बताया गया है कि 20वीं जो सदी हुई थी 20वीं सेंचुरी के मध्य में तीसरी दुनिया का उदय होना शुरू हो गया। भाई थर्ड में तो ये हो गया कि भारत आज़ाद हो गया था। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो अब ज़्यादातर मुल्कों ने क्या करा, अपने साम्राज्यवादों को हटाना शुरू कर दिया। अब लोगों ने क्रांति करके अपने अपने मुल्कों को स्वतंत्र करा लिया। इसीलिए तीसरी दुनिया का उदय हुआ। अब यह तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है?
प्रथम जो दुनिया होती है, फर्स्ट वर्ल्ड, उसे कहा जाता है जो कि पूंजीवादी कंट्री थी। जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया। पूंजीवादी कंट्री की विचारधारा वाले को प्रथम वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। सेकंड वर्ल्ड उन्हें कहा जाता है जो कि साम्यवादी विचारधारा वाले मुल्क थे, जैसे यूएसएसआर था। जी हाँ। तीसरी दुनिया उन्हें कहा जाता है जो 20वीं सदी के शुरू में या मध्य में जो आज़ाद हुई थी, जैसे भारत, और भारत के साथ साथ जो अफ्रीकन जो कंट्री थी और आज़ाद हुई थी। इनको ही थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो भारत तीसरी दुनिया का एक उदाहरण है। और तो इसके बाद क्या है, इसके बाद विश्व में एक विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था का उदय होना शुरू हो गया। भाई अभी तक दो विचारधारा थी, पूंजीपति और साम्यवादी। अब विकसित अर्थव्यवस्था हम उससे कहते हैं जो कि अमेरिका है, क्योंकि ऑलरेडी वो पूंजीपति विचारधारा है। वहाँ पे जो भी कार्य किया जाता है तकनीक के द्वारा। और जो विकासशील है वो तीसरी दुनिया के लोगों के लिए, तीसरी दुनिया के अर्थव्यवस्था के लिए विकासशील शब्दों का उपयोग किया गया है। बस खत्म होने वाला है। इसके बाद आपके इसी यूनिट में आधुनिकता। भाई आधुनिकता का अर्थ क्या होता है? आधुनिकता का अर्थ भी वही होता है कि आधुनिकता का हम कह सकते हैं कि पुराने में नए को जोड़ना, या फिर किसी पुराने विचारों में अपने नए विचारों को जोड़ के जो न्यू कॉन्सेप्ट आता है उसी को आधुनिकता कहा जाता है। आधुनिकता का अर्थ होता है परिवर्तन। जो परिवर्तन जो होगा वो सोच में परिवर्तन को कहलाएगा, तकनीक में परिवर्तन को कहा जाएगा, विचारों में परिवर्तन को कहा जाएगा। इसी के साथ साथ परिवर्तन जो होगा वो विज्ञान के द्वारा होगा, तकनीक के द्वारा होगा, साइंस के द्वारा होगा, आविष्कारों के द्वारा होगा। भाई अभी हमने पढ़ा कि भाई आविष्कार होने शुरू हो गए, लेकिन ये आविष्कार होने के बाद क्या अगले ही समय से ही आधुनिकता आ गया? बिल्कुल नहीं। आविष्कार होने के धीरे धीरे आधुनिकता का निर्माण हुआ, क्योंकि लोगों की सोच में धीरे धीरे परिवर्तन आया। अचानक से नहीं आया, धीरे धीरे आना शुरू हो गया। अब ये जो परिवर्तन आया है, ये आर्थिक परिवर्तन आना शुरू हो गया, सामाजिक परिवर्तन आना शुरू हो गया, और राजनीतिक परिवर्तन आना शुरू हो गया। भाई आधुनिकता के अनुसार लोगों की सोच में परिवर्तन आया, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से। अगर हम आर्थिक परिवर्तन की बात करते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि अब निजी संपत्ति का अधिकार मानना शुरू हो गया कि भाई एक अगर व्यक्ति है और उसने अपनी मेहनत से या फिर जैसे मर्जी भी उसने संपत्ति अर्जित करी है तो उस पर अधिकार उसी का ही होएगा। भाई आधुनिकता में हुआ क्या, अमीरों ने एक ऐसे कानून को बनाना शुरू कर दिया कि भाई मेरी संपत्ति पे मेरा ही अधिकार होगा, समाज का कोई भी व्यक्ति उससे छीनने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए समाज में दो वर्गों का विभाजन हुआ, एक साइड पूंजीवादी वर्ग आया, एक साइड साम्यवादी वर्ग आया। साम्यवादी वर्ग उस वर्ग को कहा जाता है जो कि पूंजीवादियों का विरोध करते हैं, जैसे कि अमेरिका का विरोध करता है कौन? रूस, जिसको पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा है और जो रूस है वो साम्यवादी विचारधारा है। इसके बाद क्या आया? सामाजिक परिवर्तन आना शुरू हो गया। सामाजिक परिवर्तन में धर्म निरपेक्षता। भाई पहले के समय में क्या होता था, अगर हम यूरोप में धर्म की बात करते थे तो उस टाइम पे क्या था, जो भी चर्च होते थे, जो भी पादरी होते थे, वो समाज के लोगों को गलत सलत समझाते थे कि भाई जो अगर आप चर्च में दान करोगे तो इससे तुम लोगों ने जो भी पाप करे हैं वो छूट जाएंगे। अगर आप चर्च को टैक्स के रूप में कुछ देते हो तो आपके पाप छूट जाएंगे, और अगर आप किसी एक जाति के हो तो दूसरी जाति से घृणा करो या अपनी जाति को श्रेष्ठ समझो। जब आधुनिकता आया तो आधुनिकता ने समाज में एक अलग विचारधारा को शुरू कर दिया। उनका मानना था कि सभी धर्म एक समान होते हैं और अपने व्यक्तिगत अधिकार सभी को दिए जाने चाहिए। भाई पुराने टाइम में यूरोप में स्त्रियों को अधिकार नहीं था, श्रमिकों को अधिकार नहीं था, सिर्फ चंद पूंजीपतियों लोगों का था। इसीलिए मैंने आपको अभी बताया आधुनिकता का अर्थ होता है परिवर्तन करना, सोच में परिवर्तन, तकनीक में परिवर्तन, आर्थिक रूप से भी परिवर्तन हुआ, सामाजिक रूप से हुआ
और राजनीतिक रूप से परिवर्तन हुआ क्या कि भाई अब लोगों की सरकार चुनी गई, लोगों के द्वारा, लोगों ने जिसको वोट दिया है अब सरकार चुनी गई। पहले तो राजाओं का शासन होता था, पर अब जैसे जैसे आधुनिकीकरण आ गया, लोगों की सोच में परिवर्तन आया, लोगों को अधिकार मिलने शुरू हो गए। अब लोगों ने ये सोचा कि भाई हमारे द्वारा व्यक्ति चुना जाना चाहिए जो हमारे ऊपर शासन करे। इसके साथ साथ है, इसी के बाद स्वतंत्रता आनी शुरू होगी। भाई आधुनिकता का ही तो एक कारण था कि जब नए नए राज्यों को स्वतंत्रता मिली, संप्रभुता मिली। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। इसके साथ साथ नए देशों का उदय हो गया। भाई जैसे भारत को आज़ादी मिली, बांग्लादेश फिर आज़ाद हो गया। इसके साथ श्रीलंका और भी अफ्रीकन कंट्री आज़ाद होनी शुरू हो गई। वो क्यों हुई? क्योंकि अब लोगों के अधिकार के प्रति उनकी सोच परिवर्तित होगी। उनका मानना था कि हम भी समाज के मुख्य अंग हैं। अगला पॉइंट है पूंजीवादी औद्योगिकरण का विकास। भाई इसमें यह बोला हुआ है कि औद्योगिकरण का विकास कैसे हुआ। औद्योगिकरण का सिंपल सी बात है, औद्योगिकरण का विकास तो तभी होगा जब विज्ञान में परिवर्तन होगा, जब तकनीक में परिवर्तन होगा, जब आविष्कार होएंगे। तो उस टाइम लोगों ने आविष्कार करने की कोशिश करी और आविष्कार भी किए। जैसे रेडियो का आविष्कार हुआ, टेलीफोन का आविष्कार हुआ, फिल्मों का आविष्कार हुआ, टेलीविज़न का आविष्कार हुआ, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। इन आविष्कारों से लोगों की सोच में परिवर्तन आया। अब वो सभी चीज़ लोगों तक पहुंच सकती है जो पहले एक क्षेत्र तक सीमित थी। अब इससे क्या हुआ, धीरे धीरे समाज आधुनिकता की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी के साथ साथ अन्य आविष्कार भी हुए। इसी के साथ साथ समानता की एक अलग से विचारधारा पनपनी शुरू हो गई कि भाई स्त्रियां भी पुरुषों के समान हैं, अर्थात स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो स्त्रियों को भी वोटिंग का अधिकार इंग्लैंड के द्वारा, जर्मनी के द्वारा दिया जाना शुरू कर दिया गया। इसके बाद है भाई अब आधुनिकता आ गया, लोगों की सोच में परिवर्तन आ गया। अब इसकी आलोचना क्या होगी? आलोचना में हम बोल सकते, आलोचना का अर्थ होता है किसी चीज़ की बुराई करना। हाँ जी, किसी के अवगुण की जब हम बात करते हैं तो इसमें के पूंजीवादी विचारधारा में जो पूंजीवादी आधुनिकीकरण आया है, इसकी आलोचना, इसकी बुराइयां हुई क्या? धर्म का पतन हो गया। पहले माना जाता था कि भाई इंसान का, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होना चाहिए इंसानियत। अब लोगों में लालच आना शुरू हो गया क्योंकि हर एक इंसान अमीर व्यक्ति बनने की चाहत में गरीबों का शोषण करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि भाई बस हम ही अमीर हो जाए, हमारा मुल्क अमीर हो जाए, दूसरा मुल्क क्या बाढ़ में जाए। तो इसलिए धर्म का पतन होना शुरू हो गया। इसके साथ साथ लालच की भावना बढ़नी शुरू होगी क्योंकि जैसे जैसे आधुनिकता आई वैसे वैसे लालच आना शुरू हो गया। वैसे मतलब लोगों में नैतिकता की भावना का पतन हो गया। इसी के साथ साथ आज हम ये देख सकते हैं जहाँ पे पहले भारत में भी गांव थे, शहर थे, जहाँ पहले एक जॉइंट फैमिली थी, आंखों की शर्म होती थी, बड़े बूढ़ों का एक आदर होता था। अब धीरे धीरे वो समाप्त होना शुरू हो गया क्योंकि जब से कंप्यूटर, टेलीविज़न, ये फिल्में आई हैं तो इससे धर्म को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। हालांकि ये एक दूसरा विषय है, इस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ प्राकृतिक विनाश। भाई जब से आधुनिकीकरण के द्वारा हमने विकास करने की कोशिश करी है तो हमने क्या करा है, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों की सहायता से उत्पादन कर रहे हैं, पेड़ों को काटा है ज़्यादा से। अब भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटोगे तो ग्लोबल वार्मिंग होएगी, तापमान में वृद्धि होएगी। इसीलिए अनेकों प्रकार की बीमारियां फैलने शुरू हो गई, अनेकों प्रकार की समस्या आनी शुरू होगी। आज विश्व के किसी हिस्से में कहीं पे बाढ़ आ रही है तो कहीं पे सूखा पड़ रहा है, तो कहीं पे अधिक ज़्यादा ठंड हो रही है तो कहीं पे अधिक गर्मी हो रही है। ये सारा आधुनिकीकरण के द्वारा ही हुआ है क्योंकि मानव ने संसाधनों का इतना अधिक यूज़ कर लिया कि जिससे प्राकृतिक को, अपने संसाधनों को फिर से
बनाने में इतना समय नहीं मिल पा रहा। तो ये आप कुछ भी लिख सकते हो यार, पर शर्त यह है कि आपको अपने आंसर को मतलब कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद है परमाणु बम में वृद्धि। भाई अब जितने भी मुल्क है, ज़्यादातर मुल्कों के पास परमाणु बम आ गया, क्योंकि हर एक मुल्क ये चाहता है कि भाई के दूसरे मुल्क को नीचा दिखाया जा सके और अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए। तो परमाणु बम की वृद्धि से क्या हुआ, अब विश्व हमेशा एक युद्ध के कगार पे खड़ा हुआ है। क्या जाने कब कौन सा ऐसा मुल्क किसी पे आक्रमण कर दे, जैसे अभी रिसेंटली रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, तो उसका इफेक्ट पूरे विश्व पे हो रहा है। अगला पॉइंट है भाईचारे की भावना का तो अंत ही हो चुका, क्योंकि जब हमें एक दूसरे से आगे निकलना है तो भाईचारा वहाँ पे समाप्त ही हो जाता है, सिर्फ लालच ही लालच बढ़ता है। बस आखिरी पेज है, उसके बाद फिनिश हो गया है। इसमें पूरी यूनिट को बताया है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूँ और आपको सब कुछ आता होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप पुराने भी हैं तब भी आप अवश्य कमेंट कीजिए। इसके बाद है उत्तर आधुनिक काल। उत्तर आधुनिक काल का जो समय है वो 1960 के समय के आसपास को बताया जाता है, जहाँ पे पूंजीवादी विचारधारा का विरोध किया जाता है। भाई अभी मैंने आपको ये बताया कि उत्तर आधुनिक काल एक ऐसा समय है जब जब पूरा विश्व शीत युद्ध की समस्या से जूझ रहा था। ये समय था 1945 से 1991 के बीच, क्योंकि इस समय विश्व में दो ही विचारधारा थी, पूंजीवादी और साम्यवादी। पूंजीवादी विचारधारा के सहयोग थे अमीर कंट्री है जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, और साम्यवादी विचारधारा की जो ऐसी विचारधारा थी जो कि पूंजीपतियों का विरोध करती थी, उनमें था यूएसएसआर और उसके सहयोगी मुल्क। तो उस टाइम क्या उत्तर आधुनिक काल, हम उस काल को कह सकते हैं जब विश्व दो विचारधाराओं में बटा हुआ था। उस टाइम पे पूंजीवादी विचारधारा ने साम्यवादी विचारधारा को मतलब पछाड़ते हुए अपना एक अलग आके एक नई विचारधारा को जन्म दे दिया, और इससे विश्व दो भागों में बटा हुआ था। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके बाद क्या था, जो ज़्यादातर पूंजीवादी विचारधारा का ही 1950 से 1980-90 के आसपास उन्हीं मुल्कों का, यूरोप के देशों का विकास हुआ था। अब आ जाता है समकालीन विश्व किसे कहा जाता है। भाई जो समकालीन विश्व है ना, बेसिकली समकालीन विश्व उस विश्व को कहा जाता है जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध वैसे होता क्या है, शीत युद्ध की एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें दो मुल्कों के बीच में युद्ध होने की संभावना होती है, परंतु युद्ध नहीं होता। शीत युद्ध का जो समय था वो 1945 से लेके 1991 था, क्योंकि इसी बीच में अमेरिका की पूंजीवादी और यूएसएसआर की साम्यवादी विचारधाराओं में आपस में मतभेद था, और इन्हीं के बीच में शीत युद्ध देखने को मिला। जब यूएसएसआर का खात्मा हो गया, यूएसएसआर 15 राज्यों में टूट के बिखर गया था, उसके बाद अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति के रूप में सामने आया, और उसी समय को ही समकालीन विश्व के नाम से जानते हैं। हम कह सकते हैं कि अमेरिका के वर्चस्व जब से शुरू हुआ उस काल को हम समकालीन विश्व के नाम से जानते हैं। ये हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं 1991 के बाद अमेरिका वर्चस्व पूरे विश्व पे शुरू हो गया। क्या वो आर्थिक वर्चस्व हो, क्या वो सामाजिक वर्चस्व हो, क्या वो सांस्कृतिक वर्चस्व हो, क्या वो धार्मिक वर्चस्व हो। आर्थिक में आज जो भी एक मुल्क दूसरे मुल्कों के साथ व्यापार करता है तो मोस्टली डॉलर में करना पसंद करता है। संस्कृति, आज हम अमेरिका की संस्कृति को अपनाने की कोशिश करते हैं, आज हम अमेरिका के कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं, आज हम अमेरिका के कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं कि भाई जो उन्होंने वहाँ पे जीन्स कोट पैंट पहनने चाहते थे। आज हम अमेरिका के रिलीजन को, उनकी भाषा को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, अमेरिका के वर्चस्व, अमेरिका का पूरे विश्व पे दादागिरी को दर्शाता है। इसलिए कहा जाता है 1991 का जो काल था उसके बाद अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व पे हो गया। अमेरिका ने इस समय तक औपनिवेशवाद का पूरे विश्व से अंत हो चुका था। अब अमेरिका ने क्या करा कि औपनिवेशवाद के अनुसार ना करके अपनी नीतियों के अनुसार विश्व पे अधिकार करने की कोशिश करी।
इसी के ही बीच में राष्ट्रों का एकीकरण हो गया। भाई राष्ट्रों का एकीकरण जैसे कि हम कह सकते हैं 4 मुल्कों ने मिलके 5 मुल्कों ने मिलके एक संगठन का निर्माण कर दिया। जैसे हम कह सकते हैं जैसे कि आसियान है, यूरोपियन यूनियन है, सार्क है, G20 है इत्यादि। इसी के साथ साथ 1991 के बाद सूचना की क्रांति आई, जिसको हम इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। 1991 के बाद भारत में देखा गया कि एक आर्थिक संकट आया। उस भारत में नहीं, पूरे विश्व में आर्थिक संकट आया, और उस आर्थिक संकट को उभारने के लिए अमेरिका के द्वारा LPG जो नीति थी वो विश्व के ज़्यादातर मुल्कों ने अपना ली। इसीलिए 1991 में भारत में एक पॉलिसी आई, LPG उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण। और 1991 के बाद ही पूरा विश्व वैश्वीकरण और भूमंडलीयकरण की चपेट में पूरी तरह से आना शुरू हो गया। भाई जब सूचना आएगी तभी तो एक देश की जानकारी दूसरे देश को मिलेगी, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होगा। इसके बाद क्या, 21वीं शताब्दी में आज हम कह सकते हैं कि जैसे जब से 2001 का काल शुरू हुआ है और आज 2022 हो गया, इन 22 सालों में अमेरिका की दादागिरी विश्व में देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ 1990 के अंत के आसपास आर्थिक संकट विश्व में आ गया था। अभी भी विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इसके साथ साथ नए संगठनों का उदय हुआ, जैसे अब ऊपर मैं बता चुका हूँ, आसियान है, यूरोपियन यूनियन है, G20 है इत्यादि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब मैं आपको इस यूनिट के क्वेश्चन बताता हूँ क्या है। इस यूनिट के जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हैं कि पूंजीवादी औद्योगिकरण की 4 विशेषताएं। भैया मैंने पूंजीवादी औद्योगिकरण की 4 से ज़्यादा विशेषता आपको बताई है। जैसे फर्स्ट चरण, सेकंड, कि भाई आर्थिक रूप से विकास हुआ, तकनीकी रूप से विकास हुआ, विश्व के लोगों की सोच में परिवर्तन आया, ये सारा है। इसके बाद है 20वीं सदी में पूंजीवादी औद्योगिकरण में हुए कुछ परिवर्तन। इसका भी आंसर वही है भाई, 20वीं सेंचुरी में क्या क्या परिवर्तन हुए। इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि क्या क्या परिवर्तन हुए। जैसे ये देखिए, व्यापार में एक अधिकारी हो गया, साम्राज्यवाद हो गया, 20वीं सदी के मध्य तीसरी दुनिया आने शुरू होगी, विकसित और विकासशील जो वर्ल्ड अलग विकसित और विकासशील 2 प्रकार के ऐसे विचार आने शुरू हो गए। इसके साथ साथ आधुनिकता और अधिक होनी शुरू होगी, आविष्कार होने शुरू हो गए। इसके साथ साथ इसके उत्तर में आ जाएगा भाई आर्थिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है, राजनीतिक परिवर्तन है, स्वतंत्रता, संप्रभुता, प्रतिनिधि सरकार। अगला अगर क्वेश्चन है, पूंजीवादी औद्योगिकरण की आधुनिकता कैसे जुड़ी है। भाई आधुनिकता कैसे जुड़ी है, रेडियो के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, फिल्म, टेलीफोन, ये सब के माध्यम से आधुनिकता जुड़ी हुई है। ये आधुनिकता ही तो है। इसी के साथ साथ आधुनिकता की आलोचना की अगर हम बात करते हैं तो आधुनिकता का शब्द को उल्लेख्य कीजिए, इसके 2-4 पॉइंटों को, इस विशेषता, फिर इसकी आलोचना। इससे धर्म का पतन हुआ, लालच का पतन हुआ, लालच की भावना में वृद्धि हुई, भाईचारे की भावना का पतन हुआ, परमाणु बम में वृद्धि होगी, प्राकृतिक विनाश में और अधिक वृद्धि होनी शुरू हो गई। मतलब ये सारे आंसर। फिर एक क्वेश्चन है, किसी एक महत्वपूर्ण प्रगति की चर्चा कीजिए 20वीं जो सदी को जन्म दिया। इसमें आप अगर चाहो तो आप यही आंसर उतार सकते हो। जैसे 19वीं शताब्दी के बाद तो 20वीं आती है, तो स्टीम इंजन में आया है भाई, मशीनों में वृद्धि हुई है, कृषि के आविष्कार हुए हैं, यातायात के नए साधन आए हैं, रेलवे, लोहा इत्यादि। ये कुछ भी आप आंसर इसमें कर सकते हो। अगला है, पूंजीवादी औद्योगिकरण ने किस प्रकार को विश्व में असमानता। भाई विश्व में असमानता आई
अमीर मुल्क और गरीब मुल्कों में अलग अलग विचारधारा आई, इसलिए साम्यवाद और पूंजीवादी दो प्रकार की विचारधारा उत्पन्न हो गई, है ना। तो यहाँ पे आप ये आंसर भी कर सकते हो। इसके साथ साथ है, आज विश्व के सामने क्या क्या चुनौती हैं। चुनौती तो भाई इतनी सारी चुनौती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की है, आतंकवाद की है और प्राकृतिक हानियों की है। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो। अब मेरा मानना था कि आपकी समझ को विकसित करना। यहाँ पे मैंने पूरी यूनिट समझा दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ और कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरी कोशिश होगी कि एक यूनिट पे और आज मैं आपकी एक और वीडियो लेके आ जाऊँ। जय हिंद, जय भारत।